हेलो एवरीवन, चलिए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। आज का टॉपिक मेरा है बॉन्ड एंड डेवलपमेंट लेंथ, यानी अभिलाग और विकास लंबाई। अभी तक हम किसकी बात कर रहे थे? इस चैप्टर में हम टोटली अभी तक हम बात किए शियर के बारे में कि नॉमिनल शियर स्ट्रेस क्या है, डिजाइन शियर स्ट्रेस ऑफ बीम क्या है, फिर दोनों में कंपेयर किए हैं शियर से बीम कैसे कट रहा है या फिर बीम को शियर से हम कैसे बचा रहे थे। उसके लिए हम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे थे, बेंट अप बार या फिर वर्टिकल स्टीरअप या फिर दोनों के रूप में। देखिए आप लोगों के अंदर एक कन्फ्यूजन है कि बार बार कमेंट आ रहा है कि बुक में कुछ और दिया है। समझिए, डिज़ाइन हमको करना है, हम किसकी बात कर रहे हैं? डिज़ाइन ऑफ शियर एनफोर्समेंट की। जब डिज़ाइन हमको करना होता है, अभी तो हमको पूरा चैप्टर ही डिज़ाइन पढ़ना, धीरे धीरे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जब हमको डिज़ाइन करना है शियर एनफोर्समेंट का, तो हम या तो बेंट अप बार लगाएं या तो वर्टिकल स्टीरअप्स लगाएं या दोनों को लगाएं। डिज़ाइन आपको करना है जो नेट शियर फोर्स आ रहा है, समझिएगा, यदि टाउ भी आपका अधिक आ गया किससे? टाउ सी से। ये टाउ भी टाउ सी से अधिक हो गया तो जितना नेट शियर फोर्स निकालते हैं वी यू यस, वी यू एस को कैसे निकालते हैं? वी यू माइनस वी सी, है ना। वी सी क्या होता है? टाउ सी इंटू बी डी। तो जितना आपका नेट शियर फोर्स आ रहा है उस नेट शियर फोर्स को हमको वहन कराना है किसके थ्रू? शियर एनफोर्समेंट के थ्रू। तो उस नेट शियर फोर्स को हमको डिज़ाइन करना है, तो हम उतने शियर फोर्स के लिए चाहे तो सिर्फ बेंट अप बार लगाएं, उतने शियर फोर्स के लिए हम चाहे तो सिर्फ वर्टिकल स्टीरअप्स लगाएं, या फिर मेरा मन, क्योंकि डिज़ाइन कर रहे हैं हमको मन है दोनों कंबाइंड रूप से करने का, तो उतने शियर स्ट्रेस के लिए आप क्या कर सकते हैं? या तो आप उतने नेट शियर फोर्स के लिए बेंट अप बार भी लगा सकते हैं और वर्टिकल स्टीरअप्स लगा सकते हैं। तो बुक में मैक्सिमम क्वेश्चन में दोनों लेते हुए चला है, तो हमको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि डिज़ाइन हम कर रहे हैं। हम एकदम आपका प्रोसेस एकदम ईजी बताएं। आपको सिंपल सा डिज़ाइन करना है वर्टिकल स्टीरअप्स, क्योंकि नंबर ये वर्टिकल स्टीरअप से गेन करता है, बेंट अप बार नहीं। यदि न्यूमेरिकल में कह देता है कि यदि न्यूमेरिकल में बोल देता है कि जितना शियर फोर्स आ रहा है उसको आपको बेंट अप बार द्वारा वहन कराना है, तब हम उसमें क्या लगाएंगे? बेंट अप बार। वैसा हम न्यूमेरिकल करेंगे, पर हम इस टॉपिक को पढ़ा लेते हैं, ठीक है। क्योंकि ये टॉपिक खत्म होने के बाद, पूरा थियरी और डेरिवेशन खत्म होने के बाद हम न्यूमेरिकल फिर शुरू से हम सीरियल वाइज करेंगे, और जो छूटा है उसको हम क्या करेंगे? पूरा जो छूटा है सबको हम कर देंगे लाइन से। अभी क्या किया, बस आपको कंसेप्ट क्लियर करने के लिए 2-3 न्यूमेरिकल बताएं, न्यूमेरिकल आपका टोटली होगा। और समझिए आज का टॉपिक मेरा क्या है? बॉन्ड एंड डेवलपमेंट लेंथ, यानी अभिलाग और विकास लंबाई। समझिएगा अभिलाग क्या होता है? अभिलाग क्या होता है अब समझिए। बीम में क्या होता है? आरसीसी का एक बीम है, ये हो गया आपका आरसीसी का बीम, और बड़ा बनाते हैं, ये हो गया आपका आरसीसी का बीम, ठीक है। ये हो गया आपका आरसीसी का बीम। इसमें क्या हो गया? ये तो पूरा कंक्रीटिंग रहेगा, और नीचे क्या रहती है? मेन बार, यानी मुख्य छड़ें, मेन रेनफोर्समेंट, है ना। ये क्या हो गई आपकी? मेन रेनफोर्समेंट। अब समझिएगा बॉन्ड को, सबसे पहले हम किसको समझेंगे? बॉन्ड को। बॉन्ड क्या होता है? इस्पात के छड़ों तथा इनके चारों तरफ डाले गए कंक्रीट के बीच उत्पन्न सरफेस रेजिस्टेंस को क्या कहते हैं? बॉन्ड। अब समझिए ये क्या है? आपका छड़, इसके चारों तरफ क्या रहता है? आपका कंक्रीट रहता है। तो बॉन्ड क्या होता है? छड़ के चारों तरफ जो कंक्रीट डाले हैं, तो ये हो गया छड़, ये हो गया कंक्रीट। छड़ और कंक्रीट के सतह पे जो रेजिस्टेंस मिलेगा उसे हम क्या कहते हैं? बॉन्ड। उस रेजिस्टेंस को क्या कहते हैं? बॉन्ड। तथा वो रेजिस्टेंस का प्रति एमएम समझ लेते हैं। फिर क्या हमको समझना है? बॉन्ड स्ट्रेस क्या है। अब देखिए बॉन्ड से ही क्या बना है? बॉन्ड स्ट्रेस, यानी जो रेजिस्टेंस जो है प्रति एमएम लंबाई पर उत्पन्न रेजिस्टेंस को क्या कहते हैं? बॉन्ड स्ट्रेस। क्योंकि स्ट्रेस का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या फिर न्यूटन प्रति एमएम स्क्वायर, यही तो होगा, कुछ भी होगा, मीटर या फिर एमएम स्क्वायर। तो जो रेजिस्टेंस है प्रति एमएम लंबाई पे हम देखेंगे तो उसे कहेंगे हम, समझिए, सरफेस रेजिस्टेंस को प्रति एमएम लंबाई पर हम जब देखेंगे तो उसे कहेंगे हम बॉन्ड स्ट्रेस, ठीक है। समझते हैं बॉन्ड स्ट्रेस क्या है? इस्पात और कंक्रीट के संपर्क सतह के मध्य प्रति एमएम स्क्वायर क्षेत्रफल पर उत्पन्न प्रतिरोध को क्या कहते हैं? बॉन्ड स्ट्रेस। क्या कहते हैं? बॉन्ड स्ट्रेस। इसे टाउ बी डी से प्रदर्शित करते हैं। अब फिर याद करिए, आपको हम जब बताए थे क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस कितने प्रकार के होते हैं? तो स्ट्रेस आपको बताए थे 2 प्रकार का, नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस को हमेशा हम सिग्मा से दिखाते हैं और शियर स्ट्रेस को हम टाउ से दिखाते हैं। तो आपका बॉन्ड स्ट्रेस से किससे डिनोट कर रहे हैं? टाउ बी डी से।
टाउ यानी आ गया आपका टाउ, यानी बॉन्ड स्ट्रेस एक तरह से क्या है, शियर स्ट्रेस है। कैसे शियर स्ट्रेस है हम देखेंगे आगे। से प्रदर्शित करते हैं, यह समझिएगा, इसे टाउ बी डी से प्रदर्शित करते हैं। यह कंक्रीट और स्टील के ग्रेड पर निर्भर करता है। इसका मान सारणी से निकालते हैं। समझिएगा क्या कर रहा है कि जो बॉन्ड स्ट्रेस है वो किस पे डिपेंड करता है, कंक्रीट और स्टील के ग्रेड पे। अब कैसे ग्रेड पर करता है समझिएगा। ये हो गया आपका स्टील, एक क्या हो गया मान लीजिए कंक्रीट। स्टील और कंक्रीट यानी इसके सरफेस पे जो रेजिस्टेंस मिलेगा उसे क्या कहेंगे हम, बॉन्ड स्ट्रेस, है ना, उसे क्या कहेंगे, बॉन्ड स्ट्रेस। अब समझिएगा किस पे डिपेंड कर रहा है, स्टील के ग्रेड पर तथा कंक्रीट के ग्रेड पर। कंक्रीट ये मान लीजिए मेरा हाथ क्या है, कंक्रीट, एक छड़ क्या है आपका स्टील। यदि स्टील मुलायम रहेगा तो उसको पकड़ना आसान रहेगा, कि खुरदुरा रहेगा तो उसको पकड़ना आसान रहेगा। ऑब्वियसली किसका, जो खुरदुरा रहेगा उसको हम पकड़ लेंगे तो वो खींचेगा नहीं, लेकिन यदि मुलायम को पकड़ लें तो इसको हम खींच सकते हैं। यानी आपका इस्पात पर डिपेंड कर दिया। इस्पात क्या होना चाहिए, टोर बार का होना चाहिए। यानी मेन रेनफोर्समेंट कैसा होता है आप देखे होंगे, उस पर क्या बना रहता है, स्ट्रेसा बना रहता है। पहले के ज़माने में हम किस छड़ का यूज़ करते थे, माइल्ड स्टील का, जिस पे रेसे नहीं बनाए जाते हैं। वो छड़ कौन सा होता है, FI 250 का। तो पता चल गया किस पे डिपेंड कर रहा है आपका, छड़ के, यानी छड़ के ग्रेड पे। ठीक है, FI 250 का छड़ मुलायम रहता है, उसको कंक्रीट पकड़ेगा तो वह खींच सकता है। लेकिन FI 415, FI 500 का छड़ क्या होता है आपका, मुलायम नहीं होता, वो क्या होता है, खुरदुरा होता है। तो उसको पकड़ेंगे तो उसको खींचना आसान नहीं है। उसके बाद होता है कंक्रीट के ग्रेड पर निर्भर कर रहा है। अब समझिए एक सिंपल सा एग्जाम्पल समझिए। छड़ हो गया, इस छड़ को एक क्या हो गया कंक्रीट। एक यदि ये हाथ लड़के का हो तो लड़के के हाथ से फिसलना आसान रहेगा, कि 10 साल के लड़के के हाथ से फिसलना आसान रहेगा, कि मेरे हाथ से फिसलना आसान रहेगा, या फिर पहलवान का हाथ आ जाए तो उसके हाथ से फिसलना आसान रहेगा। सबसे आसान किसके साथ रहेगा, लड़के के साथ, क्योंकि लड़के का हाथ क्या है, मुलायम है ना, वो कमज़ोर भी है, तो उसके हाथ से क्या होगा, छड़ फिसल जाएगा। लेकिन एक जो पहलवान रहेगा वो इसको पकड़ लेगा तो फिसलेगा नहीं। तो मेरा हाथ क्या है, एक तरह से कंक्रीट। एग्जाम्पल किसका लिए, कंक्रीट। यानी कंक्रीट जितना इसका ग्रेड मजबूत रहेगा उतना ही इन दोनों के बीच क्या रहेगा, बॉन्ड ज़्यादा रहेगा। तो ये किस पे डिपेंड करता है, छड़ के ग्रेड पे और स्टील के ग्रेड पे। आपको समझ आया होगा। और समझिएगा अब क्या है कि कितने प्रकार के बॉन्ड, कितने प्रकार होते हैं, टाइप ऑफ बॉन्ड 2 प्रकार का होता है। पहला होता है मेरा डायरेक्ट बॉन्ड, इसे हम कहते हैं एंकरेज बॉन्ड, यानी प्रत्यक्ष अभिलाग। एंकरेज का हिंदी नहीं पता हमको, क्या है आपका, प्रत्यक्ष अभिलाग या एंकर अभिलाग। ठीक है, एंकरेज होता है। और समझिएगा डायरेक्ट या फिर डायरेक्ट बॉन्ड कैसे मिलता है समझिए। सब लोग देखे होंगे आप लोग, ये मान लीजिए आपका छत हो गया, ये क्या हो गया आपका छत। ठीक है, इस छत से क्या निकला है, कुंडी निकला रहता है। इसी में तो आप फैन को टांगते हैं, है ना। ये छत हो गया आपका, ये छत का कंक्रीट हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया आपका छत। ठीक है, ये क्या हो गया आपका कंक्रीट। ये क्या बना दिया हम, कंक्रीट बना दिए। अब समझिएगा इधर हम क्या टांग देते हैं, छत पे लोड रहा था, यानी हम टी क्या लगा दिए, फोर्स लगा दिए। टी क्या लगा दिए, फोर्स। समझिएगा अब क्या होगा, जैसे इधर खींचेगा तो प्रतिबल कैसे मिलेगा। देखिए ये विरोध करेगा उधर, है ना। इन सतह पे क्या करेगा, ये दोनों विरोध करेंगे। देखिए ये क्या कर दिए, विरोध कर दिए। अब बताइए आपको दिख रहा होगा प्रतिबल कैसा मिल रहा है, फोर्स भी उधर ही लग रहा है, प्रतिबल उसी डायरेक्शन में मिल रहा है ना। यानी फोर्स के समानांतर कैसा मिल रहा है, प्रतिबल मिल रहा है। और जब फोर्स और प्रतिबल क्या होते हैं, एक दूसरे के समांतर होते हैं, तो उस समय उत्पन्न प्रतिबल को क्या कहते हैं, शियर स्ट्रेस। क्या होता है आपका, शियर स्ट्रेस, है ना। तो जितना ये फोर्स लगाएगा उतना प्रतिबल का मान बढ़ता जाएगा। मान लेते हैं हम LD लंबाई तक क्या किए हैं, LD लंबाई तक हम कंक्रीट में घुसाए हैं छड़ को। ठीक है, कितनी लंबाई तक, LD, स्मॉल डी, इन डेवलपमेंट लेंथ। कितनी लंबाई तक हम छड़ में घुसाए हैं, LD। अब समझिएगा कंक्रीट है, जब फोर्स लगाएंगे, अब समझिए जब हम फोर्स लगाएंगे, यह पहले क्या होगा आपका, छड़ कमज़ोर रहेगा। यदि हम इसको बहुत तेज़ पकड़ दें, इसको हम क्या करें, एकदम अच्छे से पकड़े हैं, तो आपका छड़ कमज़ोर रहेगा तो क्या टूट जाएगा, छड़ टूट जाएगा। और यदि हम इसको ख़राब से पकड़े रहे हैं, ठीक है, यानी आपका बॉन्डिंग अच्छे से नहीं हुआ रहेगा और लोड लगाएंगे तो आपका छड़ बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये या तो आपका छड़ टूटेगा या फिर क्या टूटेगा, या क्या फेल होगा आपका, यहाँ से सरफेस फेल होगा। तो हम क्यों किसी को फेल होने दें, हम क्या करेंगे लिखेंगे कि
छड़ पर लगाया गया बल, छड़ पर लगाया गया बल बराबर छड़ तथा कंक्रीट के बीच सरफेस यानी सतही प्रतिरोध रेजिस्टेंस, ठीक है, सरफेस रेजिस्टेंस फोर्स, यानी जितना आपका फोर्स लगाते जाएंगे उतना प्रतिरोध का मान बढ़ता जाएगा, ठीक है। यानी छड़ पे लगाया गया बल इक्वल टू छड़ और कंक्रीट के मध्य उत्पन्न प्रतिरोधी बल। कहने का मतलब दोनों को क्या कर दिए हम, समान स्ट्रेंथ का बना दिए। दोनों फेल होंगे तो क्या होंगे, साथ साथ फेल होंगे। ना आपका स्टील कमज़ोर है, ना ही आपका कंक्रीट और इस्पात के मध्य बॉन्डिंग कमज़ोर है। अब देखिए कंक्रीट पर लगाया बल क्या होगा, बल बराबर प्रतिबल गुणा क्षेत्रफल, यानी 0.87 FYAST, यही तो होगा 0.87 FYAST, प्रतिबल गुणे क्षेत्रफल। इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू बल किसके मध्य, सतह सरफेस रेजिस्टेंस बल, यानी स्टील और इस्पात के मध्य। अब समझिएगा आपका यही तो अंदर गया है, क्या गया है, यही आपके अंदर गया है। अब इसका हम क्षेत्रफल निकालना चाहें, टोटल एरिया का क्षेत्रफल निकालना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, इसका परिधि निकाल लें और लंबाई से गुणा कर दें, हो जाएगा कि नहीं। इसकी परिधि निकाल लें और लंबाई से क्या कर देंगे, गुणा। क्षेत्रफल में हमको दो ही डायमेंशन चाहिए। इसका परिधि क्या होता है 2πr और इसकी लंबाई क्या है, कितनी लंबाई तक घुसाएं हम, LD, तो हो जाएगा 2πr × LD। ये क्या हुआ, ये तो सिर्फ क्षेत्रफल हुआ, जबकि सरफेस रेजिस्टेंस फोर्स क्या होता है, क्षेत्रफल गुणे प्रतिबल, और प्रतिबल क्या मिलेगा वहाँ आपका τBD। जो इस्पात और कंक्रीट के सरफेस के मध्य प्रतिबल मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, बॉन्ड स्ट्रेस। क्या होता है आपका, बॉन्ड स्ट्रेस। तो क्या हो जाएगा τBD। अब समझिएगा 0.87 FYAST इक्वल टू 2r क्या होता है, फाई, 2r क्या होता है, फाई LD τBD, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं 0.87 FYAST को क्या लिख सकते हैं, π/4 फाई का स्क्वायर लिख सकते हैं इक्वल टू फाई LD × τBD। समझिएगा कुछ कटेगा, पाई से क्या कर जाएगा, पाई, और कुछ कटेगा फाई स्क्वायर से फाई कट जाएगा। तो τBD क्या मिल जाएगा आपको, τBD क्या मिल जाएगा, समझिएगा 0.87 फाई है ना, 0.87 फाई अपान 4 τBD, नहीं 4 टाउ, यहाँ से LD मिल जाएगा हमको, LD कितना मिल जाएगा 4 τBD। तो क्या निकाल दिया हम, डेवलपमेंट लेंथ, किसके, डायरेक्ट स्ट्रेस में, डायरेक्ट बॉन्ड में। किस में मिला आपको, डायरेक्ट बॉन्ड। अब डायरेक्ट बॉन्ड क्या होता है आपको समझ आ रहा होगा। डायरेक्ट बॉन्ड होता है जब छड़ पर या फिर मेंबर पर डायरेक्ट टेंशन या फिर डायरेक्ट कंप्रेशन लोड लगता है तो उस समय उत्पन्न प्रतिबल को हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट स्ट्रेस, तथा उस समय उत्पन्न बॉन्ड को क्या कहते हैं, डायरेक्ट बॉन्ड, ठीक है। तो डायरेक्ट बॉन्ड क्या होगा, डायरेक्ट टेंशन लगा या फिर डायरेक्ट कंप्रेशन लगा। तो ये आपका निकला है LD 0.87 FY 4 τBD। LD क्या है, LD हो जाएगा आपका विकास लंबाई, क्या है, विकास लंबाई। फाई क्या है, छड़ का व्यास, और τBD क्या है, देखिए τBD तो आपको पता है ना क्या है, बॉन्ड स्ट्रेस। देखिए इसका मान कैसे निकालते हैं हम, सारणी से निकालते हैं। तो लिखेंगे τBD के लिए सारणी, τBD के लिए हमको सारणी देखना है, तो देख ले रहे हैं। अब चले जाइए, हाँ चले जाइए पेज नंबर 135 के सारणी 4.4, कहाँ जाना है, सारणी 4.4 में। कहाँ पेज है आपका, पेज 135, ठीक है। पेज 135 का मिलेगा सारणी 4.4, लिखा होगा तनन छड़ों वाली कंक्रीट के लिए अनुगेय बॉन्ड स्ट्रेस यानी अनुगेय अभिलाग प्रतिबल। अब समझिएगा अब क्या होगा,
कि यील्ड समझ रहे हैं, विकास लंबाई, यानी कम से कम इतना हमको छड़ अंदर डाल के रखना है। इस फार्मूले द्वारा निकलेगा कि इतना लोड लग रहा है, इतना लोड टी यानी 20 किलो न्यूटन, 50 किलो न्यूटन, जितना भी लोड लग रहा है उतने लोड के लिए हमको इतना लंबाई अंदर घुसा के रखेंगे, है ना। उसमें आपका छड़ का ग्रेड भी डिपेंड करेगा, ठीक है, छड़ का ग्रेड भी डिपेंड करेगा, छड़ का व्यास भी डिपेंड करेगा। अब समझिएगा ये किसके लिए, टेंशन के लिए, संपीड़न के लिए क्या करेंगे, संपीड़न छड़ों के लिए लिखेंगे, संपीड़न बल के लिए, संपीड़न बल के लिए टाउ बी डी का मान 25% बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब देखिए क्यों बढ़ाते हैं, क्योंकि जब कंप्रेशन लगाएंगे, देखिएगा यहाँ क्या लगा रहे हैं हम, कंप्रेशन, जब इस पर कंप्रेशन का धक्का देंगे तो अभी टेंशन में खींच रहे थे, अभी टेंशन में जब आप खींच रहे थे कौन कौन सा इफेक्टिव था, यही आपका पोर्शन इफेक्टिव था जो रेड किए हैं। लेकिन जब क्या करेंगे आप कंप्रेशन में धक्का देंगे तो ये भी इफेक्टिव हो जाएगा, है ना, ये भी उधर जाने नहीं देगा, ठीक है। टेंशन में तो इफेक्टिव हो नहीं रहा है, कंप्रेशन में ये भी आपका इफेक्टिव हो जाएगा, ये वाला पोर्शन, इसीलिए अभिलाग का मान क्या हो जाता है आपका, बढ़ जाता है, ठीक है। उसके बाद होता है टोर बार के लिए, किसके लिए, टोर बार के लिए। टोर बार समझ आता है आपको, अभी समझा दे रहे हैं। टाउ बी डी का मान 60% बढ़ जाता है, बढ़ा देते हैं। अब कुछ कंसेप्ट समझिए। टोर बार मतलब होता है आपका FI 415 और 500, यानी इसके ऊपर जितना होते जाएंगे वो क्या हो जाएगा, टोर बार। और नॉर्मल बार क्या होता है, या फिर माइल्ड स्टील जिसे कहते हैं, FI 250 का। यानी जो सारी 4.4 दिया है उस सारी किसके लिए वैलिड है, उस सारी किसके लिए वैलिड है, वैसे के लिए, वैसे डायरेक्ट बॉन्ड जिस पर टेंसाइल लोड लगा हो, जिस पर टेंसाइल लोड लगा हो तथा इस लोड में जो छड़ लगा हो वो कौन सा छड़ है, नॉर्मल बार, यानी टोर बार नहीं है, वो कौन सा बार है, FI 250 वाला बार। 4.4 वाला सारी किसके लिए अवेलेबल है, किसके लिए वैलिड है, टेंसाइल लोड के लिए और FI 250 वाली छड़ के लिए। तभी तो कह रहा है कि यदि इसके जगह किसका, संपीड़न के लिए टाउ बी डी का मान 25% बढ़ जाएगा, यानी संपीड़न लगा दें, और टोर बार के लिए टाउ बी डी का मान कितना बढ़ जाएगा आपका, 60% हम बढ़ा के लेंगे। यदि संपीड़न भी लगा दें और क्या लगा दें हम, टोर बार भी लगा दें, तो क्या करेंगे, 60% भी बढ़ाएंगे और 25% दोनों को क्या करेंगे हम, बढ़ाएंगे। तो आपको समझ आया होगा आज का टॉपिक क्या है, बॉन्ड स्ट्रेस। अगला हम बॉन्ड स्ट्रेस समझ लिए, उसके बाद टाइप ऑफ बॉन्ड में आज पढ़ाएँ डायरेक्ट बॉन्ड। अगला टॉपिक मेरा होगा फ्लेक्सुरल बॉन्ड। क्या पढ़ेंगे, फ्लेक्सुरल बॉन्ड। आज के लिए बस इतना ही।